हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरपीएल में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे भारत का संविधान, जिसका हमने दूसरा पार्ट है। इसके पहले हमने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख सकते हैं। ये दूसरा वीडियो है। देखिए, हम भारतीय संविधान के बारे में एकदम बेसिक से देखते हुए चलेंगे और इससे आने वाले एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन इससे अलग देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, आपको सही से केवल इसको पढ़ना है। ठीक, तो हमने देखा था कि जो विभिन्न घटनाएं थी हमारे भारतीय संविधान पर, उनका क्या प्रभाव पड़ा था, उनको हम दो तरीके से पढ़ रहे थे। पहला हमने पहले वीडियो में देखा था, एक था कंपनी का शासन। कंपनी का शासन वो आपका 1773 से लेकर 1858 तक चलता है। ठीक है। और दूसरा हमने देखा था सम्राट का शासन, यह ताज का शासन, जो कि आपका 1858 के बाद से जब तक संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहता। ठीक, संविधान बनने तक। ठीक, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी के शासन के बारे में, इसके बाद हम सम्राट के शासन के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो इसके तहत क्या क्या एक्ट आए, तो सबसे पहले हम देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, आपको करना क्या है कि रेगुलर क्लास लेनी है संविधान की और इसके नोट्स बनाने अच्छे से, जिस तरह हमने बना रखा। अगर आपको इसी PDF से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक, तो इसी तरीके से आपको देखना है और बहुत अच्छे से तैयार करना। ठीक, देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ खास बातें थी जहां से आपको पेपर में डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक, क्वेश्चंस। तो देखिए, पहला क्या है कि जो बंगाल का गवर्नर था उसे इस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक, देखिए यहाँ पे केवल बंगाल का गवर्नर कहा था पहले, अब इसे क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक, तो क्वेश्चन आएगा कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो किसके तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक, और प्रथम गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, याद रखेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं कि जो पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। देखिए पहले क्या थे कि कई प्रेसिडेंसियां थी, सबके गवर्नर क्या थे, एक दूसरे से अलग हुआ करते थे। अब उन्हें क्या कर दिया, उन्हें इसके द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। देखिए अब क्या किया गया कि जो मद्रास और मुंबई के गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया, मतलब इन्हीं के अंडर में कर दिया गया। ठीक है, किसके अंडर में, बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में ही कर दिया गया। ठीक, जो मद्रास थी और मुंबई के अलग अलग गवर्नर होते थे, प्रेसिडेंसियां अलग अलग थी, उनको क्या कर दिया गया, बंगाल में ही मिला दिया गया, मतलब बंगाल के अधीन कर दिया गया। तो ये दूसरी खास बात थी। देखिए तीसरी खास बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद ही रखना है। ठीक, ये पॉइंट तो आपको याद रखना, क्योंकि इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि इस अधिनियम के तहत बंगाल में 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक, देखिए क्वेश्चन बोलेगा कि जो बंगाल में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की या उच्च न्यायालय की स्थापना की गई किस एक्ट के तहत, तो 1773 एक्ट के तहत। देखिए 1773 के एक्ट में इसे घोषित किया गया था और 1774 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, इसमें कितने न्यायाधीश थे, तो 3 न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश था। ठीक, तो उनके नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन इनमें से संबंधित नहीं है। तो देखिए मुख्य न्यायाधीश कौन से थे, सर एलिजा, ठीक, इम्पे, और जो अन्य थे चैम्बर्स, स्टीफन और जॉन हाइड। ठीक, इनके नाम आप लोग याद कर लेंगे। ठीक, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। ठीक, देखिए 1774 था तो 1773 वाले एक्ट से संबंधित था। ठीक, 1773 में आया था कि यहाँ पे एक उच्च न्यायालय बनेगा और 1774 में उस उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। ठीक, जिसमें 4 क्या होते हैं, न्यायाधीश। चलिए अगला देखते हैं। इसमें कहा गया कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। देखिए कहने का मतलब ये है कि ऐसा, देखिए केवल और केवल व्यापार कौन करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेज, जो भी अंग्रेज के कर्मचारी आते थे इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने के लिए, वो अलग से अपना खुद का व्यापार शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं था। केवल और केवल कंपनी के माध्यम से कंपनी व्यापार करेगी। ठीक, इसका कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आप इंग्लैंड से आए, आप अंग्रेज हो और इंग्लैंड से आए कि हाँ हम कंपनी के लिए काम करने जा रहे हैं और आप यहाँ पे अपना काम करना शुरू कर दो, निजी व्यापार करना शुरू कर दो, तो इस पे मनाही थी। ठीक है, और इसी के साथ साथ क्या था कि वो भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत नहीं ले सकते। ठीक, मत कहने का मतलब क्या था कि जैसे कि मान लिया कोई भारतीय से रिश्वत लेता है और उसके लिए काम करता है, आप मान लिया कि भारतीय राजा ने किसी अंग्रेज को रिश्वत दे दिया या फिर उपहार दे दिया,
है ना, तो वो उसके बदले कुछ काम करेगा या कुछ जानकारियाँ देगा। तो इसीलिए सीधा सीधा इसमें मना किया गया कि कोई भी कर्मचारी होगा, ठीक, कंपनी का कोई भी कर्मचारी होगा वो भारतीय लोगों से ना तो कोई रिश्वत लेगा ना ही उपहार लेगा, ठीक। तो ये किस एक्ट के तहत? 1773 के, ठीक, याद रखेंगे 1773 एक्ट के तहत। चलिए दूसरा देखते हैं। उसके बाद आया 1781 का संशोधन अधिनियम, ठीक है, 1781 का संशोधन अधिनियम। देखिए जो 1773 एक्ट में खामियां रह गई थी उनको मतलब कि ठीक करने के लिए यह एक्ट पारित किया गया, जिसे हम बंदोबस्त कानून के नाम से भी जानते हैं, ठीक, बंदोबस्त कानून के नाम से भी जानते हैं। देखिए इसकी खास बात क्या थी कि इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। जो देखिए जो राजस्व संबंधी मामले थे या फिर राजस्व वसूली से जो कर से संबंधित मामले थे उनको क्या कर देगा कि इसे सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार से अलग कर देगा, मतलब इसमें सर्वोच्च न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक। दूसरा क्या हुआ, इसके द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो। जो प्रांतीय जो मतलब कि प्रांत के न्यायालय थे उनकी अपील जो थी वो गवर्नर जनरल के यहाँ दायर होंगे, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक। ये वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ऊपर वाला 1773 वाला एक्ट जरूर याद रखना है, इसमें से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगला देखते हैं 1793 का चार्टर अधिनियम, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें सबसे अच्छा क्या है कि इसके द्वारा क्या गया है, 1793 जो चार्टर अधिनियम आया था इसके द्वारा क्या गया, भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा देगा। कहने का मतलब क्या, एकाधिकार मतलब क्या, भारत पे केवल एक का अधिकार होगा, व्यापार करने का केवल एक ही का अधिकार होगा। वो कौन होगी? ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका ही अधिकार था और जिसे 20 वर्षों के लिए बढ़ा देगा, मतलब अगले 20 वर्षों के लिए, और इसको परमिशन या फिर परमिट दे दिया गया कि हाँ अगले 20 वर्ष तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे एकाधिकार करेगी और कोई यहाँ पे व्यापार नहीं कर सकता, केवल और केवल कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक। चलिए इसके द्वारा कहा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा। देखिए ये वाला पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि 20 वर्ष के लिए किस एक्ट के तहत बढ़ाया गया, ठीक, तो ये याद रखेंगे, ठीक। और इसके द्वारा क्या कहें, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी उसके जो सदस्य थे या उसके कर्मचारी थे उनको जो पैसा दिया जाएगा, उनकी सैलरी दी जाएगी, वो क्या होगा? भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें छूट दी गई। देखिए हमने देखा था क्या, जब हमने ये वाला एक्ट पढ़ा था 1793, ठीक, उसके बाद 1813 में आते हैं तो क्या हो जाता है कि पूरे 20 वर्ष हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे 1793 में क्या हुआ था, 20 वर्ष के लिए ये एकाधिकार बढ़ाया गया था, ठीक। जब 1813 आता तो 20 वर्ष इसके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक। देखिए इस एक्ट ने भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। देखिए क्योंकि 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, है ना, 1793 में 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, 20 वर्ष खत्म हो गया, क्या इसका एकाधिकार खत्म हो गया, ठीक। यानी भारत में व्यापार करने के लिए सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिए गए। मतलब अब क्या होता, पहले देखिए पहले केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी भारत में, अब क्या हुआ, सबके लिए व्यापार खोल देगा, अब कोई भी अंग्रेज भारत में व्यापार कर सकता है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत सबके लिए व्यापार खोल दिया गया था, ठीक। तो किसके तहत? 1813 के, है ना, 1813 के तहत, है ना, कि एकाधिकार खत्म कर दिया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापार करती थी उसको हटा करके सभी को व्यापार करने का एक अनुमति दे दी गई ना, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और याद रखना कि किन चीज़ों पर नहीं दिया गया, तो अभी भी सबको दे तो गया एकाधिकार, मगर चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार सबको नहीं दिया गया। ये केवल और केवल कंपनी के लिए एकाधिकार बने रहे ना, मतलब सब चीज़ तो कर सकते थे, सारी चीज़ें, कोई भी व्यक्ति सारी चीज़ें बेच सकता था, मगर चाय का व्यापार नहीं कर सकता था और चीन के साथ व्यापार नहीं कर सकता था। वो केवल और केवल कौन कर सकती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी भी, ठीक। तो याद रखेंगे कि सब तो अधिकार दे देंगे हर व्यापार के लिए, मगर चाय का व्यापार करने के लिए और चीन के साथ व्यापार करने के अधिकार अभी भी केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही थे, ठीक। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये एक्ट आपके लिए, याद रखेंगे ये चीज़, तो याद रखेंगे कि इसके द्वारा एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था कंपनी के, तो 1813 के तहत, ठीक। और एक चीज़ देखिए, इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर अपने प्रचार करने की अनुमति भी दी गई। तो क्वेश्चन पूछा था, ईसाई जो मिशनरी थे, ईसाई मिशनरी क्या होता है? जैसे धर्मगुरु होते हैं ईसाई के,
जैसे कि मुस्लिम में क्या होता है कि मौलवी होते हैं, ठीक, जो हिंदू में पुजारी होते हैं या फिर हिंदू में जो होते हैं बाबा होते हैं जैसे कुछ ना, तो उस तरीके से ईसाई मिशनरी होते हैं, उनको भारत में आने की इजाज़त दी गई और वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की भी उनको छूट दी गई। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। इसके तहत क्या हुआ कि भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई। अब भारत में कहा गया कि पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की भी अनुमति दे दी गई कि पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार करिए। ठीक, इसके अलावा एक काम और किया गया कि भारत की स्थानीय जो सरकारें थी उनको क्या कहा गया कि व्यक्तियों पर कर लगाओ। ठीक है, जो किसान है उन पर कर लगाओ, और अगर करना दे तो उनको क्या करो, दंड दो, है ना। दंड के लिए प्रावधान भी बनाओ कुछ कि हाँ अगर आप कर नहीं देते हो तो आपको ये दंड मिलेगा। तो वो सब चीज़ें बताई गई किसके द्वारा, 1813 के अधिनियम द्वारा। ठीक, याद रखेंगे चाय और चीनी के व्यापार, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ईसाई मिशनरी, ये दो इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती हैं। ठीक, अगला देते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक, अब देखिए 1833 का जो चार्टर एक्ट है इसके द्वारा क्या कहेगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक, उसको क्या कहा गया, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक, याद रखेंगे। देखिए हमने पढ़ा था क्या, ये गवर्नर जनरल होगा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, मतलब बंगाल जो है भारत शब्द प्रयोग कर दिया गया। ठीक, किसके तहत, 1833 चार्टर एक्ट के तहत, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने पढ़ा था क्या 1773 जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या पढ़ा था कि जो बंगाल का गवर्नर था उसका बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक, अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया ना। पहले क्या था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर था, है ना, बंगाल का गवर्नर। ठीक, इसको क्या कर दिया गया था कि 1773 में गवर्नर जनरल कर दिया गया था ना, गवर्नर जनरल कर दिया गया था। अब इस गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, ठीक, इसको अब 1833 में क्या कर दिया गया है, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, इसको भारत का गवर्नर जनरल। ठीक, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक, तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसके तहत, तो 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को, यहाँ पे जनरल लिख लेंगे, ठीक, को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ऐसा जो प्रथम गवर्नर जनरल हो गए वो कौन हो गए, लॉर्ड विलियम बैंटिंग। ठीक, तो कौन प्रथम गवर्नर जनरल बने, लॉर्ड विलियम बैंटिंग। और इसी के तहत क्या हुआ था कि इस एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों, है ना, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हालांकि ये ज़्यादा सफल नहीं हुआ, इसका केवल प्रयास किया गया था। जो सिविल सेवा होती हैं वो खुली प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन का दौर करने की कोशिश की गई, मगर ये पूर्णतया सफल नहीं हुआ। ठीक, तो इससे एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि गवर्नर जनरल का पद कब हो गया ना, भारत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कब कर दिया गया। ठीक, और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बैंटिंग। ठीक, चलिए अगला देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक, 1853 का चार्टर एक्ट, देखिए इसमें क्या हुआ कि इंपॉर्टेंट है ये भी कि इसमें क्या हुआ, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। ठीक, इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए और जिन्हें क्या भारतीय विधान परिषद कहा गया। देखिए इसके द्वारा क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उससे विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया और इसके द्वारा 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें हम भारतीय विधान परिषद कहते हैं। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसने क्या किया, सिविल सेवकों, ठीक, जो सिविल सेवा थी, है ना, सिविल सेवा जिनको हम क्या बोलते हैं, भारतीय सिविल सेवा। ठीक, तो क्या हुआ कि इसकी भर्ती एवं चयन परीक्षा हेतु खुली प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन का शुरुआत कर दिया गया इसी समय से। ठीक, तो याद रखेंगे कि जो भारतीय सिविल सेवा थी इसके चयन संबंधी जो व्यवस्था थी वो शुरू कर दी गई थी और इस प्रकार विशिष्ट, है ना, सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई, मतलब इसमें भारतीय नागरिक भी शामिल हो सकते थे। और याद रखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके तहत 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में एक जो समिति थी वो नियुक्त की गई, मैकाले समिति। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक मैकाले समिति बनाई गई, किसके लिए, भारतीय सिविल सेवा के संबंध में। कब, 1854 में। ठीक, तो याद रखेंगे कि सिविल सेवा की शुरुआत कब की गई, है ना, और मैकाले समिति का संबंध किससे है, तो भारतीय सिविल सेवा से। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं। इसमें प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषदों में 6 नए सदस्यों में से, देखिए भारतीय जो विधान परिषद थे उसमें 6 सदस्य थे। ठीक, उनमें से 4 का चुनाव, ठीक, 4 का चुनाव कौन कौन से, बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की
स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाएगा। मतलब जो इनके चुनाव थे इन चारों के, उनका चुनाव कौन करेगा? जो स्थान के प्रांतीय सरकारें थी, जो उस स्थान की प्रांतीय सरकारें थी उनके द्वारा किया जाने लगा। ठीक, तो ये थे हमारे आज का टॉपिक। ठीक, तो इससे आपको कुछ समझ में आया होगा। चलिए कुछ हम चीज़ें आपको बता दे रहे हैं कि जैसे कि कुछ चीज़ें आपको जाननी चाहिए कि जैसे भारत के प्रथम ICS पूछा जाए तो याद कर लेंगे या फिर लिख लेंगे आप लोग। तो भारत के प्रथम जो ICS थे वो कौन थे? तो वो थे आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। याद कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक, टैगोर। क्वेश्चन आएगा कि भारत के प्रथम ICS को क्या बोलते हैं? इंडियन सिविल सर्विस। ठीक, तो कौन थे प्रथम? सत्येंद्र नाथ टैगोर। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगर पूछ ले भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? भारत की प्रथम महिला IPS, वुमेन IPS कौन थी पहली? तो आपको पता होगा किरण बेदी। ठीक, किरण बेदी जी, ये पुदुचेरी की राज्यपाल भी हैं। ठीक, तो किरण बेदी जी क्या हैं? भारत की प्रथम महिला IPS। ठीक, याद रखेंगे, महिला की बात की जा रही है। ठीक, अगर बात करते हैं भारत की प्रथम महिला IAS कौन है? IAS, भारत की प्रथम महिला IAS कौन बनी? तो कौन बनी? अन्ना रजम मल्होत्रा। अन्ना हजारे की तरह देख लेंगे, अन्ना हजारे से याद कर लेंगे, अन्ना और रजम मल्होत्रा। ठीक, याद रखेंगे, मल्होत्रा। ठीक, देखिए हमने दो चीज़ें पढ़ी कि सबसे प्रथम जो ICS थे वो कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को पहला जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो आपको बताना है किस चीज़ के लिए दिया गया था। ठीक, किस क्षेत्र में दिया गया था और काहे के लिए दिया गया था, किस चीज़ के लिए दिया गया था। ठीक, तो हमने देखा क्या कि पहली IPS कौन थी? किरण बेदी महिला IPS, और पहली IS महिला कौन थी? तो अन्ना रजम मल्होत्रा। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि पहली नेत्रहीन महिला IAS कौन थी? पहली नेत्रहीन महिला IAS कौन थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। याद रखेंगे कि पहली जो नेत्रहीन महिला IAS हैं, नेत्रहीन, आपने सुना भी होगा, नेत्रहीन IAS। ठीक, प्रथम महिला नेत्रहीन IAS कौन है? प्रांजल पाटिल। ठीक, प्रांजल पाटिल बहुत ही चर्चे में है। प्रांजल पाटिल अभी हाल ही में पिछले साल इन्होंने IAS की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक, तो प्रांजल पाटिल हैं, इसको लिख लेंगे आप लोग। और एक चीज़ हमें आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं? भारत में सिविल सेवा का जनक, भारत में सिविल सेवा का जनक, सिविल सर्विसेज का जनक, सेवा का जनक कौन है? सेवा का जनक कौन है? तो इसको आप लोगों को कमेंट करके हमें बताना है कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं। और देखिए हम अब देखेंगे आगे, ये हमारा क्या हुआ कि ये वाला अध्याय पूरा कंप्लीट हो गया है कि भारत में कंपनी का शासन कंप्लीट हो गया। अब हम सम्राट का शासन देखेंगे, जिसके द्वारा 1858 का भारतीय सरकार अधिनियम, इस तरह से हम देखते चलेंगे। ठीक, उसी में हम भारत सरकार जो भारत शासन अधिनियम है 1935, उसके बारे में देखेंगे, जिसका हमारे संविधान पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। तो चलिए आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछा उसका कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।